हरे कृष्णा। जैसा कि आपको पता है कि इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी आजकल रेलवे के एग्जाम में, चाहे वो एलपी हो, आरआरबी जेई हो, टेक्नीशियन हो, या फिर एसएससी के एग्जाम में अच्छे खासे पूछे जा रहे हैं। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, जहां से आपके 2-4 क्वेश्चन आते हैं और उस क्वेश्चन को अगर आप इस वीडियो लेक्चर को पूरा देख लेते हैं तो आप कर पाइएगा। ठीक है, अभी आपको मेनली फोकस करना है कॉन्सेप्ट पे, ना कि पीवाईक्यू पे, ना ही ऑब्जेक्टिव पे, क्योंकि मेनली क्वेश्चन जो पूछे जा रहे हैं वो कॉन्सेप्ट बेसिस पे ही पूछे जा रहे हैं। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है, दैट मीन्स आप तीन ऑप्शन को छाट के चौथा ऑप्शन करेक्ट कर सकते हैं। आइए, हमारा जो पहला टॉपिक है वो है आवर इन्वायरमेंट। और ये जो हमारा नोट्स है काफ़ी किफ़ायती नोट्स है, एनसीईआरटी से मैंने बनाया है, क्योंकि आजकल जो क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं वो एनसीईआरटी बेसिस ही पूछे जा रहे हैं क्वेश्चन। तो मैंने एनसीईआरटी को मॉडिफाई करके इस तरह से बनाया आपके लिए, बहुत महत्वपूर्ण नोट्स और काफ़ी टाइम लगा है, तो इसके लिए आप सपोर्ट करनी चाहिए और लाइक करनी चाहिए वीडियो को। और आप नए चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिएगा। चलिए तो वीडियो का स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहला हमारा टॉपिक है आवर एनवायरनमेंट। इसी की बात करेंगे तो एनवायरनमेंट का मतलब होता है कि हमारे चारों तरफ का जो परिवेश है, जो आसपास की चीज़ें हैं, उसी को हम एनवायरनमेंट कहते हैं। इससे रिलेटेड एक इकोसिस्टम आता है। इकोसिस्टम क्या होता है कि इससे इकोसिस्टम के दो कंपोनेंट होते हैं, याद रखिएगा। एक बायोटिक, जिसको आप लिविंग कंपोनेंट भी कहते हैं, और एक एबायोटिक, जिसको आप फिजिकल कंपोनेंट कहते हैं। ये बायोटिक कंपोनेंट मतलब जीव, जो सजीव चीज़ें आते हैं, जैसे प्लांट्स हुआ, एनिमल्स हुआ, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हुआ, ह्यूमन हुआ, ये सब बायोटिक में आते हैं। बाकी सारी चीज़ें जो आपका किसमें आएगा, एबायोटिक या फिजिकल कंपोनेंट। वही अगर हम बात करेंगे जो आपका नॉन लिविंग थिंग्स या का जो एरिया होता है, बायोटिक और एबायोटिक का जो कंपोनेंट का इंटरेक्शन होता है, उसको आप इकोसिस्टम कहेंगे। ध्यान रहे, मैं इस पर डिटेल में बात नहीं करूंगा, क्योंकि ये शॉर्ट रिवीजन वीडियो है, क्विक रिवीजन वीडियो है। देखिए, तो इकोसिस्टम की बात करते तो इकोसिस्टम क्या हुआ, बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट का जब इंटरकनेक्शन होता है, इंटरेक्शन होता है, तो उसको आप कहते हैं इकोसिस्टम। जैसे मान लीजिए कि अगर बात करेंगे मछली की, तो मछली जो है पानी पे डिपेंडेंट रह रहा है, ऑक्सीजन पे डिपेंडेंट हो रहा है, तो और भी चीज़ों पे डिपेंडेंट रह रहा है, जैसे फिजिकल कंपोनेंट पे डिपेंड हो रहा है, तो ये इंटरकनेक्शन हो रहा है, तो इसको आप कहेंगे इकोसिस्टम। अब डिफरेंट टाइप के इकोसिस्टम होते हैं जहाँ से क्वेश्चन आते हैं। एक नेचुरल इकोसिस्टम होता है, एक आर्टिफिशियल इकोसिस्टम होता है। जैसे कि नेचुरल की बात करें तो फॉरेस्ट हो गया, पॉन्ड हो गया और लेक हो गया, ये नेचुरल इकोसिस्टम है। आर्टिफिशियल में बात करेंगे तो गार्डन, जो बगीचा होता है, जो खेत होता है, और जो आपका एक्वेरियम होता है, जो मछली रखने के लिए यूज किया जाता है, वो सब आपका क्या होता है, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम होता है। फिर देखेंगे टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म की, तो सबसे पहला प्रोड्यूसर होता है, जिसको आप प्रोड्यूसर हुआ, और जिसमें मेनली ये क्या करता है, प्रोड्यूसर क्या करता है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड को ऑर्गेनिक कंपाउंड में कन्वर्ट करने का काम करता है। ध्यान रहे, जितने भी ग्रीन प्लांट होंगे या जो टेरेस्ट्रियल इको इस सिस्टम के अंतर्गत आएंगे, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, प्रोड्यूसर कहलाएगा। और कुछ ब्लू ग्रीन एल्गी, जिसको सम बैक्टीरिया हैं, वो भी आपके प्रोड्यूसर होते हैं। फिर आता है कंज्यूमर। कंज्यूमर जो उस प्रोड्यूसर की चीज़ों को कंज्यूम करता है, उसको कंज्यूमर कहते हैं। तो ये डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपका डिपेंडेंट रहता है प्रोड्यूसर पे। जैसे बकरी डायरेक्टली डिपेंडेंट है प्लांट पे, लेकिन हम लोग इनडायरेक्टली डिपेंडेंट है, या डायरेक्टली दोनों तरह से डिपेंडेंट है। ठीक है, या शेर कहिएगा तो शेर इनडायरेक्टली डिपेंडेंट है प्लांट पे। जैसे बकरी खाया, मान लीजिए घास को, तो डायरेक्टली हो गया, और शेर बकरी को खा गया तो इनडायरेक्टली हो गया। अब टाइप्स ऑफ कंज्यूमर की बात करेंगे तो हर्बीवोरस होता है, कार्निवोरस, ओमनीवोरस और पैरासाइट होता है। ये सब चीज़ें आपको पता होगा। हर्बीवोरस जो साग सब्जी खाता है या शाकाहारी होता है, कार्निवोरस जो मांसाहारी होता है, ओमनीवोरस जो सर्वाहारी होता है। जो आपका हर्बीवोरस होता है वो प्राइमरी में आता है, और जो आपका कार्निवोरस होता है वो सेकेंडरी में आता है। इस बात का ध्यान रहे। ठीक है, आगे हम देखेंगे। आगे हमारा है डिकम्पोजर। डिकम्पोजर क्या करता है, जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस को किस में कन्वर्ट कर देता है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में। ऑर्गेनिक को इनऑर्गेनिक में कन्वर्ट करने का काम करता है डिकम्पोजर। जबकि प्रोड्यूसर क्या करता था, इनऑर्गेनिक को ऑर्गेनिक में कन्वर्ट करने का काम करता था। जैसे बैक्टीरिया हो गया, फंजाई हो गया। अब यहाँ पे देखेंगे हमारा एक, जैसे यहाँ पे देखिए एक्वेरियम की बात करें तो कह रहा है प्लांट यहाँ पे अगर इसमें लगा देते हैं तो ये ऑक्सीजन देगा और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड को कंज्यूम करेगा, जो वाटर क्वालिटी को क्या करेगा। अगर मान लीजिए इसमें आप एक्वेरियम में प्लांट लगा देते हैं तो क्या होगा, वो O2 देगा, जिसके कारण मछलियाँ सांस लेगी, और CO2 उससे जो निकलेगा उसको ये सिंक कर जाएगा। इसीलिए हम प्लांट्स को या सी को कार्बन सिंक भी कहते हैं। ठीक है, करेक्ट। इफ यू एड ए फ्यू एक्वेटिक एनिमल विथ एनिमल, तो क्या होगा, जैसे फिश और स्नेल एक साथ कर देंगे तो क्या होगा, ये हेल्प टू क्लीन द टैंक बाय ईटिंग एल्गी एंड डिब्रीज। अगर आप फिश और स्नेल यानी कि जो घोंगा है उसको रखिएगा तो ये पानी को क्लीन करके रखेगा। इट इज बिकम टू ए सेल्फ सस्टेनिंग सिस्टम इफ एडिंग प्रीडेक्टर, जो मांस भक्षक, जो उसका शिकारी है, तब वहाँ पे क्या होगा, जो एनिमल को अदर एनिमल को खा जाएंगे, जिसके कारण आपका इकोसिस्टम डैमेज हो जाएगा।
अब इसी में आता है एक 10% रूल। 10% रूल में क्या होता है कि जो ग्रीन प्लांट होता है 1% सनलाइट को कैप्चर करता है, लिंडेमान का 10% रूल, और बाकी एवरेज जो होता है 10% के हिसाब से ऊपर ट्रांसफर होते जाता है। अपर वाले को सबसे कम एनर्जी बनता है लेकिन टॉक्सिसिटी ज़्यादा मिलती है। ड्यू टू लॉस ऑफ एनर्जी हीट लिटिल एनर्जी इज अवेलेबल फॉर द नेक्स्ट लेवल ऑफ कंज्यूमर। बाकी चीज़ें जो 90% जो एनर्जी होता है वो डाइजेशन, एक्सक्रीशन, ये सब में चला जाता है या बॉडी के पार्ट प्रोसेस को करने में चला जाता है। फूड चेन जनरली कंसिस्ट ऑफ 3 और 4 स्टेप। जनरली 3 से 4 स्टेप होते हैं, जिसमें देखिए पहला है प्रोड्यूसर जो ऑटोट्रॉफ होगा, फिर हर्बीवोरस प्राइमरी कंज्यूमर में आता है, फिर स्मॉल कार्निवोरस सेकेंडरी कंज्यूमर में आता है, फिर आपका टर्सरी कंज्यूमर में लार्ज कार्निवोरस आता है, और लास्ट में आपका डिकम्पोजर होता है। इस तरह से 10% एनर्जी ऊपर में ट्रांसफर होता है। फर्स्ट लेवल प्रोड्यूसर का होता है, सेकंड प्राइमरी कंज्यूमर हर्बीवोरस का होता है, थर्ड सेकेंडरी कंज्यूमर का होता है, और फोर्थ आपका यूनिडायरेक्शनल होता है, याद रखिएगा। अब यहाँ पे कह रहा है कि अगर आपका लोअर टीएल होगा तो मोर नंबर होगा और मोर एनर्जी फॉर प्रोड्यूसर होगा। ट्रॉफिक लेवल अगर आपका कम होगा, मोर नंबर होगा, मोर एनर्जी होगा, इस बात का ध्यान है। फूड चेन क्या होता है? एक सीक्वेंस होता है जहाँ पे एक जीव एक दूसरे को इधर से अपना खाना पीना बनाते हैं, उसको आप फूड चेन कहते हैं। फूड चेन वेब होता है। एक्चुअली रियल लाइफ में फूड चेन एग्जिस्ट नहीं करता है, फूड वेब भी एग्जिस्ट करता है। अब ये फॉरेस्ट फूड चेन है जिसमें कि ग्रास को हिरन खाएगा, हिरन को बाघ खा जाएगा। ये 3 ट्रॉपिक लेवल है। ग्रास लैंड की बात करेंगे मैदानी में तो ग्रास को ग्रास हॉपर खाएगा, ग्रास हॉपर को फ्रॉग खा लेगा, फ्रॉग को स्नेक, और ये हो जाएगा ईगल। इसको 5 ट्रॉपिक लेवल कहेंगे। पॉन्ड फॉरेस्ट पॉन्ड जो आपका फूड चैन है उसमें देखिए एक्वेटिक एनिमल होंगे, जैसे स्मॉल फिश, स्कॉर्पियन हुए, लार्ज फिश उसको खा जाएंगे, फिर बुगला उसको खा जाएगा। फूड वेब एक्चुअली में रियल लाइफ में जो है, आप रियल लाइफ सिचुएशन में फूड वेब आता है, क्योंकि ऐसा नहीं कि सिर्फ टाइगर ही हिरन को खाएगा, ठीक है, ये शेर भी खा सकता है और भी चीज़ें खाएगा, डियर, ठीक है, या घास को सिर्फ डियर ही नहीं खाएगा, ग्रास हॉपर भी खा सकता है। तो इस बात का ध्यान रखें। तो इसलिए रियल लाइफ में फूड चेन नहीं एग्जिस्ट करता है, एग्जिस्ट करता है तो करता है वो आपका फूड वेब। कह व्हाट विल हैपन इफ यू किल्स ऑल द ऑर्गेनिज्म इन वन ट्रॉपिक। एक ट्रॉपिक लेवल का मान लीजिए यहाँ पे मान लीजिए प्रोड्यूसर को पूरी तरह से गायब कर दे, तो तीनों जो ऊपर वाला है जो डिपेंडेंट एक दूसरे पे, वो भी क्या हो जाएगा, इकोसिस्टम हमारा इनबैलेंस हो जाएगा। यहाँ पे एनर्जी फ्लो डायग्राम है जिसमें सनलाइट प्रोड्यूसर होगा, फिर हार्बीवोरस, कार्निवोरस, और क्या होगा, टॉप कार्निवोरस, जिसमें कि ह्यूमन बींग्स आएंगे। और यहाँ पे फ्लो जो होगा एनर्जी का वो यूनिडायरेक्शनल होगा, एक ही तरफ होगा। ऐसा नहीं कि प्रोड्यूसर से फिर एनर्जी जो है हार्बीवोरस से ये प्रोड्यूसर में आ जाएगा। एनर्जी कैप्चर बाय द ऑटोट्रॉफ डज नॉट रिवर्ट बैक टू सोलर। सो ट्रॉपिक लेवल जैसे जैसे बढ़ेगा एनर्जी लेवल वैसे वैसे घटेगा। फिर बायो मैग्निफिकेशन, एक होता बायो एक्यूमुलेशन। बायो एक्यूमुलेशन का मतलब जहर का या टॉक्सिसिटी का बॉडी में इकट्ठा होना बायो एक्यूमुलेशन कहलाता है, लेकिन एक जीव से दूसरे जीव में ये ट्रांसफर होते जाना, इसको कहते हैं बायो मैग्निफिकेशन। जैसे कि इसमें डीडीटी आता है, तो जो डीडीटी हम लोग छिड़काव करते हैं खेत वगैरह में, तो वो पानी में, नदी में चले जाते, फिर उसको मछलियाँ खाती है, मछलियाँ की बॉडी में जाती है, फिर मछलियों का सेवन हम करते हैं, फिर इस तरह से बॉडी में आगे जाता है। या पेड़ पौधे की बात करें तो पेड़ पौधे में हम डीडीटी का छिड़काव करते हैं, तो ये आगे अपर लेवल में जाते जाता है। तो एनर्जी ऊपर में जैसे जैसे आप ट्रॉपिक लेवल में ऊपर जाते हैं तो एनर्जी तो कम मिलता है, लेकिन जो टॉक्सिक चीज़ें हैं वो ज़्यादा होते जाती है। चलिए, टॉप ट्रॉपिक लेवल में एनर्जी कम होता है और टॉक्सिसिटी ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। इंटीग्रल पार्ट ऑफ इन्वायरमेंट का ह्यूमन बींग्स की बात करें तो डेडली पॉइजन जो आपका O3 इसका फार्मूला होता है, ये जो है अर्थ सरफेस को शील्ड करने का काम होता है ताकि यूवी रेडिएशन नीचे ना आए, जिसके कारण जो स्किन कैंसर या जो इम्यून सिस्टम डैमेज होता है वो ना हो। जैसे स्ट्रेटोस्फीयर में देखिए, अगर मान लीजिए ट्रोपोस्फीयर में जो, जैसे स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन लेयर है वो तो गुड होता है, लेकिन जो ट्रोपोस्फीयर में ओजोन लेयर होता है वो हमारे लिए बैड होता है। तो जैसे हमारा देखिए O2 यूवी रिएक्ट करेगा, इसको तोड़ देगा O में, O मॉलिक्यूल्स में, फिर ये O मॉलिक्यूल्स जो होगा O2 के साथ मिलकर O3 बना लेते, ओजोन लेयर बना लेते। अमाउंट ऑफ ओजोन इन एटमॉस्फेयर टू ड्रॉप शार्पली 1980 ड्यू टू द सिंथेटिक केमिकल CFC के कारण शार्पली डिक्रीज हुआ था 1980 में। 80 में ये सबसे शार्पली ये डिक्रीज हुआ था CFC के कारण। तो फिर हमारे UNEP का मतलब होता है यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, इन्होंने एक मीटिंग किया कि भैया अब जो है अपन को CFC को कम करना है। इसके लिए जैसे CFC कहाँ से निकलता है, रेफ्रिजरेटर, फ्रिज, डेट मीन्स फायर एक्सटिंग्विशर, AC, ये सबसे निकलता है, तो इसका क्या करना है, प्रयोग कम करना है। इसके जगह आप दूसरा चीज़ यूज़ कीजिए। तो इसलिए एग्रीमेंट आया कि भाई जो CFC का प्रोडक्शन 1986 तक का लेवल को कम करना है, जिसके लिए अब CFC के जगह आप HCPFC का यूज़ कीजिए, हाइड्रोजन कार्बन फ्लोरोकार्बन का यूज़ कीजिए, ठीक है।
और अगर टाइप्स ऑफ गार्बेज की बात करेंगे तो देखिए अलग अलग टाइप्स के गार्बेज होते हैं। एक बायोडिग्रेडेबल होता है जिसको कि जो बायोलॉजिकल प्रोसेस से जैसे बैक्टीरिया और फंजाई जो होता है या सेप्रोफाइट जो होता है उसको ब्रेक डाउन कर देते हैं छोटे छोटे कॉम्प्लेक्स से स्मॉल मॉलिक्यूल्स में। कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स एनर्जी सोर्स ऑफ डिकम्पोजर, ठीक है। प्लांट फूड, स्क्रैप्स, पेपर, कॉटन, ये सब बायोडिग्रेडेबल है। तो नॉन बायोडिग्रेडेबल जिसको बैक्टीरिया सब पचा गला नहीं पाता है उसको आप नॉन बायोडिग्रेडेबल कहते हैं। जैसे कि सम मॉलिक्यूल्स नो एनी न्यूट्रिशनल वैल्यू, ठीक है। सिंपल मॉलिक्यूल्स, इसमें सिंपल मॉलिक्यूल्स रहता है, इसमें कोई न्यूट्रिशन वैल्यू ही नहीं होता है, जिसके कारण इसको जो बैक्टीरिया इसको डिकम्पोज नहीं कर पाते हैं। जैसे प्लास्टिक, ग्लास, मेटल, सिंथेटिक फाइबर, इलेक्ट्रॉनिक्स वेस्टेज। लेकिन मॉडर्न बायोडिग्रेडेबल एक प्लास्टिक आया है जनरली जिसका नाम है PLA, पॉली लैक्टिक एसिड, या फिर PHA जिसका नाम होता है पॉली हाइड्रोक्सिली कैनोट्स, PCL पॉली कैरोपोरोलैक्टोन। सेल्यूलोज या स्टार्च बेस्ड जो प्लास्टिक होते हैं वो बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक होते हैं। सेल्यूलोज, स्टार्च या PLA ये एक मॉडर्न बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक है। हैविंग सर्टेन ब्रेकडाउन कंडीशन, एनवायरमेंट इम्पैक्ट, मीथेन गैस, माइक्रोप्लास्टिक, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए डिस्पोजल कप की बात करें तो जैसे कि हम अपने लाइफ स्टाइल को इम्प्रूव करने के लिए अलग अलग टाइप के वेस्ट मटेरियल जैसे जैसे हम अपना लाइफ स्टाइल को इम्प्रूव करते हैं उतनी ही ज़्यादा कचरा इन्वायरमेंट में होते जाता है। जैसे कि पहले के टाइम में जो टीन प्लास्टिक ग्लास में पिया जाता था जिसमें वेंडर रिटर्न कर देता था ट्रेन में, फिर इसके जगह आने लगा डिस्पोजल कप जो हाइजीन मेंटेन करने के लिए यूज़ किया गया। फिर हमारा कुल्हड़ आया। कुल्हड़ तो बहुत अच्छी बात है, कुल्हड़ से कोई इन्वायरमेंट को नुकसान नहीं हो रहा था, लेकिन सॉइल की जो फर्टिलिटी थी वो घट जाती थी, इसीलिए कुल्हड़ भी अवॉइड किया गया। तो फिर इसके जगह लाया गया डिस्पोजल पेपर कप जो आजकल यूज होता है। जिसका क्या एडवांटेज है? एडवांटेज है कि बायोडिग्रेडेबल होता है, हाइजीन मेंटेन रखता है, साथ साथ में ये प्लास्टिक पोल्यूशन को कम करता है। लेकिन इससे क्या होगा, ये जो डिस्पोजल पेपर कप बनाया जाता है तो इससे आपका पेड़ से बनाया जाएगा वो पेपर कप है, तो जिसके कारण डिफोरेस्टेशन होगा और वाटर का यूज काफ़ी ज़्यादा होता है। अब देखिए कुछ चीज़ें हैं जैसे कि सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, जैसे कि भारतीय संस्कृति जिसमें वसुधैव कुटुंबकम हम लोगों का नारा होता है, संपूर्ण पृथ्वी एक परिवार होता है। इसमें मेनली जो चीज़ें हैं वो आपको बता रहे हैं। गंगा एक्शन प्लान याद रखिएगा 1985 में आया था। गंगा एक्शन प्लान 1985 में आया था। और गंगा नदी में ऐसा क्यों लाया गया? क्योंकि गंगा नदी जो है संदूषित होती जा रही है, कंटिमेटेड हो जा रही है एक बैक्टीरिया के कारण। उस बैक्टीरिया, एक ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया का जिसका नाम है कोलीफॉर्म। कोलीफॉर्म जो पाया जाता है वो ह्यूमन इंटेस्टाइन में होता है। तो जब तो ये मतलब आपका बात लेटरिन के थ्रू जो है ये आपका नदी में फैल जाता है, तो कोलीफॉर्म एक टाइप का बैक्टीरिया होता है। अब लेंथ ऑफ गंगा रिवर की बात करें तो 2500 किलोमीटर होता है, जो गंगोत्री से लेकर गंगा सागर के नीचे हिमालय से लेकर बंगाल की खाड़ी होती है। नमामि गंगे प्रोजेक्ट जून 14 में आया था और नेशनल मिशन जो है 16 में आया था। 5R का मतलब क्या होता है? 5R का मतलब रिफ्यूज़ होता है, यानी कि आप प्लास्टिक बैग यूज़ करने से इनकार कीजिए। रिड्यूस का मतलब कम उपयोग कीजिए, फालतू का पंखा, AC, बल्ब ये सब ना चलाएं। रीयूज़ कीजिए, एक ही चीज़ों को बार बार प्रयोग कीजिए। जैसे अगर प्लास्टिक का बोतल है तो उसको मसाला रखने में प्रयोग कर लीजिए, ठीक है। रिसाइकल का मतलब होता है प्लास्टिक, पेपर, ग्लास को फिर से रिसाइकल करके नया कंपोनेंट या नया सामान बनाइए। रिपर्पस मतलब टूटे हुए बर्तन है, अगर फूटा हुआ कुछ चीज़ें है तो उसमें पौधा लगा दीजिए, प्लांट लगा दीजिए। इस तरह से आप 5R का यूज़ कर सकते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है संसाधन का प्रयोग आप इस तरह से करिए कि अभी जो आपका नीड है वो भी फुलफिलमेंट हो और आने वाले फ्यूचर जो भावी आपका संभावना है आने वाले फ्यूचर में उसको भी कुछ चीज़ें उसके लिए भी बैकअप करके रखना। जैसे अगर आप मान लीजिए थर्मल पावर प्लांट का यूज़ यानी कोयला का ज़्यादा यूज़ करें, थर्मल पावर प्लांट फॉर द पर्पज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, देन नेक्स्ट आपका है कि आपको जो है संसाधन का प्रयोग मैनेज करना, क्योंकि रिसर्च लिमिटेड है। जैसे मान लीजिए मैंने आपको बोला कोयला का यूज आपको बिजली जनरेशन के लिए करते हैं, उसके जगह सोलर पावर प्लांट फॉर द पर्पस ऑफ फ्यूचर जनरेशन के लिए आप रख लीजिए। तो रिसोर्सेज लिमिटेड है, इसलिए आपको रिसोर्स को मैनेज करना चाहिए। जैसे फॉरेस्ट एनिमल, जैसे फॉरेस्ट जो होता है वो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट होता है, यहाँ बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो लॉस ऑफ डाइवर्सिटी होगा तो इकोलॉजिकल स्टेबिलिटी आ जाता है। अब देखिए जंगल से रिलेटेड 3 चीज़ें होते हैं। स्टेक होल्डर, इसमें एक स्टेक होल्डर जो होता है जंगल का दावेदार 2 चीज़ें होता है, एक तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, दूसरा होता है फॉरेस्ट आसपास के लोग। जैसे इंडस्ट्रियल जो तेंदुआ का पत्ता से आपका बीड़ी बनाया जाता है, याद रखिएगा। मोनोकल्चर, पाइन, टीक और इल्कप्टर, टिम्बर, लकड़ी, ये सब चीज़ें नहीं पूछा जाएगा। कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट को कंजर्व करना बहुत ज़रूरी है ताकि एनिमल बायोडाइवर्सिटी भी कंजर्व हो सके। जैसे कि इसके लिए बहुत सारे कम्युनिटी काफ़ी रिस्पॉन्सिबल होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। जैसे बिश्नोई समुदाय है जिसमें कि अमृता देवी बिश्नोई को नेशनल अवार्ड भी एक इससे सम्मानित किया गया है, और साथ साथ में नेशनल अवार्ड अमृता देवी बिश्नोई नेशनल अवार्ड भी
एक प्रोग्राम चलाया जा गया है। ये वन्य और वन्य प्राणी संरक्षण से रिलेटेड है। राजस्थान में जो है 1771 में जोधपुर में खेजराली गांव में खेजरी वृक्ष के संरक्षण के लिए इन्होंने बलिदान दिया था। इसको पेड़ के चिपकते हुए ही काट दिया गया था। साथ साथ में इसके साथ 363 लोगों को भी बड़े बड़े उद्योगपति ने काटा था। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क की बात करेंगे तो धुमुद चारवाहा ये है। चिपको आंदोलन गढ़वाल के रेनी नामक गांव से स्टार्ट हुआ और सुंदरलाल बहुगुणा इसके प्रेरणेता थे। वेस्ट बंगाल में साल के वनों को नष्ट करने के लिए AK बनर्जी ने अपना ये चालू किया था संरक्षण। वाटर की बात करें तो वाटर बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है और उसका जल की कमी वाले क्षेत्र में जहाँ अत्यधिक पुअर क्षेत्र के बीच घनिष्ठ संबंध होता है। भारत में वर्षा मुख्यतः मानसून पर डिपेंड करती है, इस बात का ध्यान दें। जैसे हिमाचल प्रदेश के पुल का विकास, झरना का पानी, वही नालों को इस तरह से बनाया जाता है ना कि पहले दूर वाले खेत में पानी पहुंचता है और बाद में लास्ट वाले में, याद रखिएगा। अब यहाँ पे देखिए अगर हम बात करेंगे डैम लार्ज डैम पर्पस का क्या होता है। डैम का पर्पस होता है कि वाटर को स्टोर करना फॉर द एजुकेशनल पर्पस या जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब इसी तरह से नर्मदा बचाओ आंदोलन जो था वो डैम के हाइट को बढ़ाने के लिए विरोध में था। विरोध का कारण क्या था? सोशल प्रॉब्लम, जैसे किसानों और आदिवासियों का विस्थापन करना था विदाउट एनी कंपनसेशन। आर्थिक समस्याएं थी, इकोनॉमिकल प्रॉब्लम था, मोर इन्वेस्टमेंट लेस प्रॉफिट। इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम होता था, जैसे कि जंगल की कटाई करनी पड़ती थी डैम बनाने के लिए, जैसे लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी होता है। जो तावा बांध है 1970 के विस्थापित लोगों को आज तक सरकार ने मुआवजा नहीं दिया है। वाटर हार्वेस्टिंग बहुत जरूरी है ताकि आप ये कर सकें। कैचमेंट एरिया होता है, यहाँ पे खादिन बंड होता है। सबसे बढ़िया जो होता है वो अंडरग्राउंड वाटर होता है। एडवांटेज क्या है अंडरग्राउंड वाटर का? तो इसमें क्या इवेपोरेट नहीं होता, जमीन के अंदर पानी है तो इवेपोरेट नहीं होगा। साथ साथ में मच्छरों के जो जन्य की समस्या होती है वो भी नहीं होती। बहुत सारी चीजें हैं। ट्रेडिशनल वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम खादिन सिस्टम है। कोयला और पेट्रोलियम के बारे में आप जानते ही हैं, आज से हजारों साल पहले जो हमारा पेड़ पौधा था वो नीचे जमीन के अंदर दब गए या जीव जंतु नीचे दब गए, जिससे कि जीवाश्म का निर्माण हुआ है। इसमें कोयला पेड़ पौधा से बना और पेट्रोलियम जीवों के जीवाश्म से बने हैं। कंबसन ऑफ कोयल, जब आप कोयले को जलाते हैं तो क्या क्या मिलने को देखने को मिलता है पोल्यूशन के तौर पे? कार्बन डाइऑक्साइड, NO2, SO2 और H2O। ठीक है। CO एक जहरीली गैस है जिसको दम घुटनी भी गैस कहते हैं, और जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो एक ग्रीन हाउस गैस है। अब जैसा कि हमें बात करेंगे इकोनोलॉजी वर्ड दिया था अर्नेस्ट हैकल ने, याद रखिए। इकोलॉजी की बात दो वर्ड से मिला है, ओक्योस और लॉजस से, मतलब हाउस स्टडी। डिफिनेशन आप समझ ही रहे इकोलॉजी क्या होता है। फिर कंपोनेंट ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर लिए थे क्या क्या होता है, और इकोसिस्टम फर्स्ट प्रपोज किया गया था AG टेंसले के द्वारा। फिर इकोसिस्टम हम लोग देखे थे नेचुरल, देखिए एक नेचुरल इकोसिस्टम होता है और एक आपका आर्टिफिशियल होता है। तो आर्टिफिशियल में फार्म लैंड हो गया, एक्वेरियम हो गया, स्पेसशिप हो गया, तो ये सब आपका क्या होता है? आर्टिफिशियल या मैन मेड होता है। फिर एक्वेटिक में एक सलाइन वाटर वाला होता है, एक नॉन सलाइन वाला। जैसे नॉन सलाइन में पॉन्ड, लेक और वाटरफॉल हो गया, सलाइन लेक और ओशियन हो गया। टेरेस्ट्रियल में फॉरेस्ट, ग्रास और डेजर्ट हो गया, तो ये सब टेरेस्ट्रियल में आएगा। अब देखिए यहाँ पे लेवल ऑफ इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन में सबसे पहला इंडिविजुअल होता है, फिर पॉपुलेशन होता है उसका, फिर कम्युनिटी है, फिर इकोसिस्टम और फिर बायोस्फीयर बनता है। लेकिन सबसे पहला जो स्टेज है वो इंडिविजुअल, किसी एक पर्सन यानी एक मछली है, फिर बहुत सारे एक ही टाइप के मछली होंगे तो उसको पॉपुलेशन कहेंगे। मछली के साथ साथ और भी कुछ चीज़ें होंगी, जैसे कछुआ होंगे, क्रोकोडाइल होंगे, उसको कम्युनिटी कहेंगे। और बहुत सारी चीज़ें एक साथ मर्ज करेंगे, बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स को इकोसिस्टम कहेंगे। और फिर हम लोग लिथोस्फीयर और जो आपका हाइड्रोस्फीयर उसको मिलाकर हम लोग बायोस्फीयर कहते हैं। इकोस्फीयर की बात करेंगे तो इकोस्फीयर जो होता है हमारा बायोस्फीयर, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर सबको मिला के हम लोग इकोस्फीयर कहते हैं। फिर नेचुरल एनवायरनमेंट की बात करेंगे तो एटमॉस्फेयर होता है, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर और हमारा क्या होता है? बायोस्फीयर। एटमॉस्फेयर हवा से रिलेटेड, हाइड्रोस्फीयर वाटर से रिलेटेड, लिथोस्फीयर लैंड से रिलेटेड और बायोस्फीयर इन तीनों का कॉम्बिनेशन होता है। अब हमारा डिफरेंट टाइप के एटमॉस्फेयर के लेयर होते हैं। सबसे पहला जो लेयर है वो हमारा है ट्रोपोस्फीयर, फिर हमारा स्ट्रेटोस्फीयर है, फिर मीजो, फिर मेजो पोज और फिर है हमारा थर्मोस्फीयर, फिर आयनोस्फीयर है। तो जैसे कि अगर हम 8 किलोमीटर की बात करेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं जैसे 8 किलोमीटर ट्रोपोस्फीयर होगा, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा ओजोन लेयर, ठीक है, यहाँ पे होगा। फिर आपका ट्रोपोस्फीयर, लेनोस्फीयर, एक्सोस्फीयर होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि टेम्परेचर ओवर 100 डिग्री सेल्सियस 640 किलोमीटर टेम्परेचर इंक्रीज होता है ऊपर में नीचे में, ठीक है। अब यहाँ पे मेनली स्ट्रेटोस्फीयर जो आपका मोस्ट कंसंट्रेटेड ओजोन लेयर होता है, 15 से 30 किलोमीटर ये पाया जाता है। जेट फ्लाइट सभी सेम उड़ता है। कह रहा है कि अगर बात करेंगे देयर इज डिक्रीज इन टेम्परेचर एट द रेट ऑफ 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर विद इंक्रीजिंग लेटीट्यूड। जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं तो आपका टेम्परेचर 6.5 कमते जाता है। ट्रोपोस्फीयर का जो होता है रेंज वो 10 किलोमीटर तक होता है। स्ट्रेटोस्फीयर का 50 किलोमीटर तक होता है। मीजोस्फीयर का 85 तक होता है और 85 से 500 के आसपास आपका थर्मोस्फीयर होता है। क्या है? तो ज्योग्राफी का पार्ट है।
अब देखिए इकोलॉजिकल नीचे है, जिसमें कि इसको ग्रीनियल ने दिया था 1917 में, एक्सप्लेन किया था माइक्रो हैबिटेट के लिए। नीचे जो होता है सम ऑफ ऑल एक्टिविटी एंड रिलेशन इन द स्पेसिफिक बाय व्हिच इट इज यूज्ड टू रिसोर्स द हैबिटेट सर्वाइवल द रिप्रोडक्शन। ये सब थोड़ा यूपीएससी का टॉपिक है, ज़्यादा यहाँ से क्वेश्चन नहीं आते हैं। और भी चीज़ें हैं यहाँ पे, ये सब अभी फालतू है, आप देखिएगा जब नोट्स मिलेगा तो आप पढ़ लीजिएगा इसको। इकोटोन जो होता है महत्वपूर्ण है। इकोटोन जो होता है ये ट्रांजिशन या बाउंड्री एरिया होता है दो डाइवर्सिटी का। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ये वाला डाइवर्सिटी है टेरेस्ट्रियल वाला, और ये आपका एक्वेटिक वाला है। इन दोनों के बीच जो लाई करेगा उसको आप कहते हैं, इन दोनों जोन को कहते हैं आप इकोटोन। जैसे कछुआ या मेढक जमीन पे भी रहता है और पानी में भी रहता है, तो इसको आप कहते हैं इकोटोन। फिर हमारा एज इफेक्ट होता है, जहाँ पे क्या होता है ना कि इकोटोन वाला में ज़्यादा स्पेसीज देखने को मिलते हैं, याद रखिएगा। जैसे यहाँ पे देखिए, इस वाले में मान लीजिए एक्वेटिक है तो 3 ठो है, लैंड वाले में 3 को है, लेकिन जो आपका इकोटोन होगा उसमें ज़्यादा जो स्पेसीज देखने को मिलता है, तो इसी को आप कहते हैं एज इफेक्ट। एक होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट पहले हम आपको बता दिए, जिसमें एसडीजी आता है। एसडीजी 6 का मेनली उद्देश्य था क्लीन वाटर और सैनिटेशन। तो एसडीजी 10 आया, फिर 13 आया, 14 आया, 15 आया, ये सब चीज़ें आया। अब देखिए, अगर हम बात करेंगे डेट और सस्टेनेबल एनर्जी फॉल, तो यूनाइटेड नेशन है। वर्ल्ड इन्वायरमेंटल डे जो है 5 जून को मनाया जाता है। और नोडल इंस्टीट्यूट फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट वो नीति आयोग है, याद रखिएगा। इन्वायरमेंटल डे 2022 का जो थीम था आवर लैंड आवर फ्यूचर था। खैर ये सब आप क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। तब ये देखिए अर्थ समिट, जो इसके प्रोटेक्शन के लिए अर्थ समिट रियो डे जनवरी में अर्थ समिट किया गया था यहाँ पे। तो पहला जो है इंटरनेशनल अर्थ समिट यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस इन एनवायरमेंट डेवलपमेंट 1992 में रियो डे जनवरी ब्राजील में किया गया था। और रियो अर्थ समिट 1992 में लीड टू एस्टैब्लिश द ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी। जी है, इसको हम आगे बात करेंगे। इसमें एजेंडा 21 की बात की गई है। एजेंडा 21 में बायोडाइवर्सिटी को देखेंगे, पॉवर्टी को एलिमिनेट करेंगे, लिबरेशन पे फोकस करेंगे, फूड क्लीन वाटर, ये सब देखेंगे। एनजीटी का फुल फॉर्म होता है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, जिसमें कि इस्टेब्लिश किया गया था 2010 में, याद रखिएगा। एनजीटी का जो इस्टेब्लिशमेंट है वो है 2010। इन्वायरमेंट इसलिए किया गया था कि ताकि आप एनवायरमेंट कंजर्वेशन प्रोटेक्शन ये सब चीज़ किया जा सके। स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस 1972 में हुआ, और 20वीं एनिवर्सरी में अर्थ समिट हुआ, हेल्ड 1992 में हुआ था। और मेन आउटकम इसमें एजेंडा 21 है। चलिए नेक्स्ट हमारा है अर्थ समिट हर 5 साल पे हेल्ड होता है। अब 1992 में हुआ, फिर 97 रियो समिट ब्राजील में हुआ था, हर 5 साल पे होता है, ठीक है। अब देखिए यूएनपी में मतलब यूनाइटेड नेशनल एनवायरनमेंट प्रोग्राम होता है 1972, हेडक्वार्टर इसका नैरोबी केनिया में है। फिर हमारा इसके बाद कुछ और फुल फॉर्म है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद है कि नेरी, जिसमें कि नेशनल एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है, फाउंडेड 1958, जो कि डीआरडीओ की स्थापना भी इसी टाइम हुई थी। ये महाराष्ट्र में बनाया गया था। तो पर्पस है वाटर सप्लाई स्वेजेज प्रणाली को अच्छे से ठीक है ना। ईपीए का मतलब होता है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी, इस 1970 में स्टैब्लिश किया गया था। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, उसको देख लेते हैं। वाटर वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल कन्वेंशन जो है 23 मार्च 1950 को ये हुआ था। और आपका एनईए का मतलब होता है नेशनल एनवायरनमेंट अपीलेट अथॉरिटी, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट इसको संचालित करता है। डब्ल्यूएमओ का मतलब होता है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। आगे देखेंगे फूड चेन, ऑलरेडी हम आपको बता दिए थे, फूड चेन गैजिंग ये सब चीज़ें यहाँ पे ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर लिए थे। याद रखिए यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि जो आपका ग्रीन प्लांट होता है वो ऑटोट्रॉफ में आते हैं, हर्बीवोरस हेट्रोट्रॉफ, कार्निवोरस हेट्रोट्रॉफ और कार्निवोरस हेट्रोट्रॉफ, टॉप आर्निवस हेट्रोट्रॉफ में आता है, ठीक। आगे देखिए पिरामिड की बात करेंगे तो पिरामिड ऑफ नंबर अपराइट होता है। पिरामिड ऑफ नंबर क्या होता है, अपराइट होता है। इन्वर्टेड में जो आपका इक्वेटिक वाला मामला होता है ना, पैरासाइट में, वो आपका बस इन्वर्टेड होता है, बाकी सब आपका क्या होता है, अपराइट होता है। जो बायोमास होता है, सिर्फ बायोमास क्या होता है याद रखिएगा, बायोमास का पिरामिड ही सिर्फ क्या होता है, इन्वर्टेड होता है, बाकी सबका क्या होता है आपका अपराइट होता है। बायोमास अपराइट होता है, खाली जो इक्वेटिक पिरामिड होता है बायोमास ऑफ ये, तो उसका क्या होता है, इन्वर्टेड होता है, क्योंकि बड़ी मछलियों का वेट ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू छोटी मछलियों के मुकाबले। ट्रॉपिक लेवल हम लोग देख चुके थे, पिरामिड ऑफ देख लीजिए, बायोडाइवर्सिटी। चिपको आंदोलन देखिए, फॉरेस्ट मूवमेंट में, इन्वायरमेंट मूवमेंट में चिपको आंदोलन था, नर्मदा बचाओ, एपिको आंदोलन भी था, कर्नाटक में हुआ था, याद रखिएगा। फिर सेव द सेल्टिबिलिटी, ये जो है केरला से स्टार्ट हुआ था, कर्नाटक में एपिको हुआ था। ओशियन, ये सब चीज़ इकोसिस्टम को मैनेज करने का एक तरीका है।
फिर ओजोन लेयर हम लोग डिस्कस कर ही लिए थे। बायोलॉजिकल साइकिल होता है बहुत सारा, जैसे कार्बन साइकिल। तो कार्बन साइकिल में देखिए कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है, कार्बन सिंक का काम जो करता है वो हमारा प्लांट करता है, ये मेनली कार्बन सिंक का काम करता है। बायो जियोलॉजिकल केमिकल में गैसियस ये सब चीज़ें हैं। तो फिर फॉस्फोरस साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, मतलब एक साइकिल चलते रहता है, तो जैसा कि आप जानते हैं ये, ठीक है। बायो मैग्निफिकेशन एक्यूमुलेशन मैंने आपको बता दिया कि एक ही जीव में अगर जहर इकट्ठा हो रहा है तो उसको एक्यूमुलेशन कहेंगे, लेकिन ट्रांसमिट हो रहा है तो उसको बायो मैग्निफिकेशन कहेंगे। जैसे बायो प्रोस्पेक्टिव का मतलब दवा है तो बड़े पौधे खोजना, तो उसको जैसे मॉर्फिन हो गया, एस्प्रिन हो गया, ये हो गया। बायोपैरेसी का मतलब होता है बिना परमिशन के मतलब जंगल को काटना, ये होता है। फिर आपका देखिए बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी हो गया, जैसे जेनेटिक डाइवर्सिटी होता है, और अगर हम बात करेंगे तो फिर हमारा स्पेसीज डाइवर्सिटी होता है और इकोसिस्टम डाइवर्सिटी देखने को मिलता है। ये बायोडाइवर्सिटी यूज किया था डैशमैन के द्वारा। अब और भी चीज़ें देख लेते हैं हम लोग। टाइप्स ऑफ वेस्ट, जैसे अलग अलग टाइप के रिवीजन में क्वेश्चन आया हुआ था। सॉलिड वेस्ट होता है, फिर म्यूनसिपालिटी वेस्ट होता है, इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है, बायो मेडिकल वेस्ट होता है, ई वेस्ट होता है और एग्रीकल्चर वेस्ट होता है। अब इसमें स्मार्ट तरीका है, इसमें एक स्मार्ट अप्रोच है जिसमें कि सिंगल मैट्रिक्स मेजरेबल होता है, अचीवेबल होता है, और इग्निशियस वेरिफिकेशन और टारगेटेड आउटकम होता है, ठीक है। कलर ऑफ डस्टबिन की बात करेंगे तो ब्लू कलर डस्टबिन यूज किया जाता है, प्लास्टिक रैपर के लिए, नॉन बायोडिग्रेडेबल के लिए हम लोग यूज करते हैं ब्लू ग्रीन। और ग्रीन वाला की बात करेंगे तो ग्रीन में हम लोग वेट और बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज का यूज करते हैं। तो ब्लू यूज किया जाता है प्लास्टिक के लिए, और ग्रीन यूज किया जाता है बायोडिग्रेडेबल के लिए, और येलो कलर किया जाता है ग्लास और बोतल के लिए। ग्रीन यूज किया जाएगा डिग्रेडेबल के लिए, याद रखिएगा। न्यूक्लियर पावर प्लांट एक्सप्लोजन चेरनोबिल में हुआ, सर्वो इटली, ये सब चीज़ें हुआ था। अब समरीज में ये देख लीजिए, ये सब ऑलरेडी हम लोग पोल्यूशन, अलग अलग टाइप के पोल्यूशन होते हैं। एयर पोल्यूशन, जिसमें एयर पोल्यूशन में अलग अलग कंपोनेंट होते हैं, गैसियस मैटर होता है, पार्टिकुलेटेड मैटर होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर होता है, वेट स्कबर होता है, सारी चीज़ें होती है। तो अलग अलग टाइप के नॉइज पोल्यूशन भी होता है, जैसे कि अगर 120 dB के साउंड से इरिवर्सिबल डैमेज कर देता है, तो 120 dB के साउंड जो होता है आपके कान के पर्दे को फाड़ सकता है। फिर नॉइज पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, ठीक है। और अगर हम बात करेंगे ओजोन पोल्यूशन, तो यहाँ पे देखिए इकोसिस्टम में, ये आपको माइंड मैप मैंने आपको दे दिया था, आप जब इसको रिवाइज कीजिएगा तो इसको कर लीजिएगा, ठीक है। फिर हम नंबर ऑफ पिरामिड, बायोमास, ये सब चीज़ ऑलरेडी देख चुके हैं, आप यहाँ से इसको देख सकते हैं। तो जो बायोमास होगा एक्वेटिक का वो इन्वर्टेड होगा, याद रखिएगा, बाकी सब जो है वो आपका ऐसा ही है। तो बायोमास जो है इक्वेटिव वाला वो इन्वर्टेड होता है। एयर पोल्यूशन की बात करेंगे तो एयर पोल्यूशन की बात करेंगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड, ये कलरलेस और कलर आउटरलेस होता है। फोसिल फ्यूल या व्हीकल के जो आपका डीजल पेट्रोल जलाने से निकलता है, सिगरेट के स्मोक से, इससे क्या होगा कि हीमोग्लोबिन पे इफेक्ट करेगा, साथ साथ में लो वेट हो जाता है बच्चे में। इसको कम करने के लिए क्या करेंगे, स्मोकिंग को बैन करना पड़ेगा, साथ साथ में फिल्टर यूज़ करना पड़ेगा। फिर एयर पोल्यूटेंट CO2 जो होता है, ये कैसे प्रोड्यूस होता है ये देख लीजिए। फिर हमारा मीथेन भी है, मीथेन मेनली लैंडफिल ऑयल और नेचुरल गैस के होते हैं। और यहाँ पे को ब्लीचिंग ड्यू टू द इंटरिंग फर्मेंटेशन, यहाँ से भी मीथेन गैस प्रोड्यूस होते हैं। इसका सीधा प्रभाव ग्रीन हाउस इफेक्ट पे पड़ता है, और इस पर ज़्यादा मनुष्य पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का। कैसे कंट्रोल करेंगे, ह्यूमन फैक्टर को रिड्यूस करके कंट्रोल करेंगे। CFC रेफ्रिजरेटर से निकलता है, इसमें एरोसोल होता है, फोम होता है, सॉल्वेंट होता है, ये सब चीज़ें होती है। कम करने के लिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन को कम कर सकते हैं। अब नॉइज़ की बात करेंगे तो जो इंडस्ट्रियल एरिया का नॉइज़ होता है वो 75 होना चाहिए लिमिट dB में, ठीक है। 75, कमर्शियल 65 होना चाहिए, और रेसिडियल एरिया 55, और साइलेंस जोन का कितना होना चाहिए, 40 से 50 होना चाहिए। अल्ट्रा वायलेट रे हैं, फिर फिजिकल एक्लिमिनेशन होता है। एक्लिमिनेशन का मतलब होता है खुद को एक इन्वायरमेंट के हिसाब से ढालना। चलिए, अब द प्रॉब्लम काउज ड्यू टू ओजोन लेवल क्या होगा, डैमेज ड्यू टू UV रेडिएशन। इकोसिस्टम बोथ लिविंग और नॉन लिविंग होता है। ये और भी चीज़ें आप डिटेल में यहाँ पे पढ़ सकते हैं, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको ऊपर में बता दिया है। ये देखिए, इसमें ये आपका स्ट्रेटिफिकेशन इन डीप पॉन्ड और लेक है। जैसे ऊपर वाला लेयर जो होता है वाटर सरफेस, फिर लिमिटिक जोन होता है, फिर आपका सब टोटियल जोन होता है, प्रोफॉन्डल जोन होता है, या इसमें फोटोसिंथेसिस नीचे में नहीं होता है, एनोबिक बैक्टीरिया नीचे में पाया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे और भी चीज़ें हैं जो ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं, NNP, GDP। जैसे डिट्रीशियस का मतलब होता है मरे जीव जंतु पे जो अपना
लाता है उसको। डिट्रिटिस का मतलब मरे जीव जंतु से जो भोजन लेता है उसको डिट्रिटिस कहते हैं। और भी चीज़ें हैं, आप डिटेल में इसको पढ़ सकते हैं। जैसे कि अगर हम प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन, सबसे पहला क्या होता है, फर्मेंटेशन होता है। पहला जो होता है हमारा फर्मेंटेशन होता है, यानी कि फर्मेंटेशन का मतलब होता है, स्टेप याद रखिएगा, स्टेप 1 में सबसे पहले जैसे डिकम्पोजिशन, किसी भी चीज़ को कैसे डिकम्पोज किया जाता है, तो पहले फर्मेंटेशन होता है, यानी लार्ज पार्टिकल को डिट्रीवोरस जो होता है उसको छोटे छोटे पार्ट में तोड़ देते हैं, जैसे अर्थ फॉर्म हुआ। फिर उसका लीचिंग होता है। लीचिंग का मतलब सोल्यूबल इनऑर्गेनिक जो न्यूट्रिएंट होता है सॉइल से वो प्रिसिपिएट के फॉर्म में अनअवेलेबल रहता है, जैसे अनअवेलेबल साल्ट हो गया। फिर उसका कैटाबोलिज्म होता है, यानी फंगाई जो और बैक्टीरिया जो एंजाइम को कन्वर्ट कर देता है कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक में। फिर उसका ह्यूमिफिकेशन होता है, यानी कि अब ये ह्यूमस में चेंज होगा, और जब ये ह्यूमस में चेंज होगा तो ये डार्क कलर का होगा। फिर आपका मिनरलाइजेशन होगा, इसमें रिलीज मिनरल करेगा, डिग्रेडेशन ऑफ ह्यूमस। ठीक है, ह्यूमिफिकेशन होता है, फिर मिनरलाइजेशन होता है, ये सब चीज़ ऑलरेडी डिस्कस कर लिए थे। फूड चेन हो गया, फूड चेन तो ऑलरेडी हम लोग कर ही लिए थे। और भी चीज़ें यहाँ पे एक्स्ट्रा है जो कि महत्वपूर्ण है। प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी सोलर रेडिएशन होता है। एनर्जी फ्लो होगा, आप यहाँ देख सकते हैं फूड वेब, फूड चेन किस तरह से अच्छे से समझाया गया है, तो बहुत अच्छा चीज़ें हैं यहाँ पे। पिरामिड एनर्जी ऑलवेज क्या होगा बताइए, ऑलवेज आपका होगा अपवार्ड। एनर्जी इंटेक एफिशिएंसी का मतलब होता है कि अमाउंट ऑफ एनर्जी इंटेक एट ट्रॉपिक लेवल और बायोमास प्रोडक्शन कितना हो रहा है वो होता है। फोटोसिंथेसिस एफिशिएंसी ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिव बाय इंसिडेंट टोटल सोलर रेडिएशन होता है। इकोलॉजिकल सक्सेशन दो टाइप के होता है, एक पेनियर स्पेसीज सक्सेशन और दूसरा होता है आपका क्लाइमैक्स। मतलब पहले वाला स्टेज होता है और क्लाइमैक्स बाद वाला स्टेज होता है। ठीक है, जैसे क्लाइमैक्स कम्युनिटी मतलब बाद वाला स्टेज, मतलब धीरे धीरे डेवलप हो जाता है। पेनियर मतलब इनिशियल स्टेज होता है। दो टाइप के सक्सेशन हो गया, एक प्राइमरी और क्या हो गया, एक सेकेंडरी। तो प्राइमरी मतलब कि पहले से वहाँ पे क्या है ना कि पहले से कोई लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, अभी अभी स्टार्ट हो, कोई जैसे पेड़ पौधा कहीं ग्रो होता है फिर वो बड़े हो जाते हैं, उसको आप कहते हैं प्राइमरी सक्सेशन। सेकेंडरी का मतलब होता है कि पहले वहाँ कोई पौधा था लेकिन किसी तरह से खत्म हो गया, फिर से जब ग्रो होता है रीजनरेशन, उसको कहते हैं सेकेंडरी सक्सेस। फिर न्यूट्रिशन साइकिल देख ही लिए थे, कार्बन साइकिल होता है, ऑक्सीजन साइकिल होता है, फिर फॉस्फोरस साइकिल होता है, नाइट्रोजन साइकिल होता है, ये सारे साइकिल चीज़ें होती हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड आप प्रोड्यूस करते हैं, प्लांट उसको लेता है, फिर आपको बदले में ऑक्सीजन देता है, ये सब चलते रहता है। तो कार्बन हो गया, फॉस्फोरस साइकिल हो गया, एडिशन ऑफ सॉइल लॉस। सब फिगर को आप देख के चीज़ें कर सकते हैं कि किस तरह से ये होता होगा। और भी चीज़ें होती है जैसे कि हमारा इकोसिस्टम में, ये इकोसिस्टम सर्वाइव के लिए क्या क्या करना है, ये चीज़ें हैं। GNP इंटरेक्शन ऑफ बायोटिक और बायोटिक फैक्टर को उसको आप कहते हैं इकोसिस्टम। इकोटोन हमने आपको बता ही दिया था। समरी यहाँ पे देख सकते हैं, इस तरह से समरी हमारा इकोसिस्टम क्या होता है, तो इसका ये हो गया। इंपॉर्टेंस ऑफ इकोसिस्टम क्या होगा, तो बोथ साइक्लिंग मटेरियल फ्लो ऑफ एनर्जी के लिए। और भी यहाँ क्वेश्चन है, आप जब PDF मिलेगा तब इसको कर सकते हैं। लिथोस्फीयर क्या होगा, रिजर्वायर होगा किसका, कार्बन का, कार्बन का रिजर्वायर होगा। एनवायरमेंटल इशू होगा जैसे एयर पोल्यूशन हुआ, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन। बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट जो बैक्टीरिया फंजाई अर्थवर्म के थ्रू बायोडिग्रेडेबल हो जाते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल जो नहीं हो पाते हैं। प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट में जैसे कि हमारा SO2 आता है, SO आता है, NOx आता है, ये हमारा प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट होता है। सेकेंडरी मतलब जो प्राइमरी से बने हैं, यानी डायरेक्टली एमिट नहीं होता, वो प्राइमरी के से और प्लस किसी चीज़ के रिएक्शन से बने होते हैं। जैसे कि हमारा ओजोन हो गया, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो गया, सल्फर ट्राइऑक्साइड हो गया। स्मोक की बात करेंगे तो स्मोक जनरली फॉर्म होता है, स्मोक प्लस फॉग मिक्स होता है एक दूसरे से, ईच अदर से। क्लासिकल स्मोक होता है, फिर फोटोकेमिकल स्मोक भी होता है, ये सब सेकेंडरी पोल्यूटेंट होता है। एयर पोल्यूशन हवा में अनवांटेड चीज़ों का मिलना ही एयर पोल्यूशन कहलाता है। तो यहाँ पे देखिए क्या क्या है, तो जैसे इन टॉक्सिक गैस में SO2 आएगा, NO2 आएगा, CO आएगा। पार्टिकुलेटेड में डस्ट, मेटेलिक सूट और एरोसेल आता है। और हमारा यहाँ पे पार्टिकुलेटेड जो साइज होगा वो 2.5 माइक्रो या उससे लेस होता है, हजार्डियस हो जाता है। अब याद रखिएगा एयर पोल्यूशन प्रिवेंशन एक्ट 1981 में आया था और 86 में इन्वायरमेंटल एक्ट आया था। यहाँ पे अगर रिमूव करना तो आप यूज़ कीजिए इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिटर, वेट स्क्रबर यूज कर सकते हैं, यूज वाटर और लाइम। यहाँ पे
कैटलिक कन्वर्टर यूज किया जाता है, ठीक है। ये सब रिड्यूस करने का एक तरीका है। सोर्स क्या क्या है पॉल्यूशन का, ये यहाँ पे मेंशन है, और इसका हार्मफुल इफेक्ट ये सब चीज़ें होती है, और ये डिफिनेशन है। अनडिजायरेबल कंडीशन। काउज ऑफ एयर की बात करेंगे तो एयर का क्या काउज है ऑलरेडी हम देख सकते हैं। 2.5 माइक्रोमीटर से अगर आपका जो पार्टिकुलेटेड है अकॉर्डिंग टू CPCC सेंट्रल पोल्यूशन सेंट्रल बोर्ड, उसको आप क्या कहेंगे, उसको आप कहेंगे वो डैमेज कर देगा ज़्यादा हेल्थ को, ठीक है। एयर प्रिवेंशन एक्ट 1981 में आया था, इस बात का ध्यान दें। हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक डिसिपेटर होता है जो डस्ट पार्टिकल को कलेक्ट करता है, जैसे कि आप थर्मल पावर प्लांट में भी देखे होंगे। वेलोसिटी ऑफ एयर बिटवीन प्लेट ऑफ एन इलेक्ट्रोस्टैटिक मस्ट बी लो, ठीक है, लो होना चाहिए। स्क्रबर है, देखिए स्क्रबर है, जैसे वाटर लाइन देंगे तो ये आपका कैटलिक कन्वर्टर होता है। फिर हमारा ऑटो फ्यूल पॉलिसी लाया गया था, जिसमें कि 4 व्हील भारत स्टेज 3 किया गया था, फिर भारत स्टेज 4, भारत स्टेज 3 इस तरह से था, मतलब कि 4 पहिया वाहन को कम करना। नॉइज़, तो देखिए नॉइज़ का क्या काज होगा, रोड ट्रैफिक होगा, एयर ट्रैफिक, पब्लिक गैदरिंग, कंस्ट्रक्शन साइट, ये हो गया। हार्मफुल इफेक्ट क्या क्या होगा, इंसोमिया, रेसिंग पल्स, हाई BP, एंग्जाइटी, हिस्ट्रेसिस, ये सब चीज़ें होगा। मेजर करने के लिए हमारे पास ये सब साधन है, तो बैन करेंगे। यहाँ पे देखिए ब्रीथ लेने का क्या है, ये सब जनरली याद नहीं रखना है। साइलेंट के लिए 50 dB होता है नाइट डे में, और नाइट के लिए 40 से 50 याद रखिएगा। साइलेंट जोन के लिए 40 से 50 dB, रेसिडियम के लिए 45 से 55, इंडस्ट्रियल के लिए 70 से 75 रेंज डिसाइड किया गया है। फिर वाटर पोल्यूशन है, तो वाटर पोल्यूशन 2 टाइप से होते हैं, एक डोमेस्टिक, एक होता है आपका, एक आपका होता है इंडस्ट्रियल। एक डोमेस्टिक हो गया, एक इंडस्ट्रियल होगा। डोमेस्टिक में देखिए सस्पेंडेड सॉलिड होगा, कोलाइड मटेरियल होगा, और डिजोल्व मटेरियल होगा। जैसे सस्पेंडेड में बालू आएगा, सिल्ट आएगा, क्ले आएगा। इसमें आएगा फिशियल मैटर, बैक्टीरिया, पेपर, ये सब कोलाइडल होगा। नाइट्रेट, अमोनिया, ये सब क्या होगा, डिजोल्व मटेरियल होगा, जो पानी में घुलेगा नहीं। फिर हमारा ये एग्रीकल्चर रन ऑफ है, फिर एग्रीकल्चर रन ऑफ फर्टिलाइजर रिसाइड होगा। फिर इंडस्ट्रियल होगा, केमिकल, फिजिकल, थर्मो, ये सब चीज़ें होगी। फिर इसको कम कैसे करना है, वाटर पोल्यूशन को कम करने का। BOD क्या होता है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड होता है, ये एरोबिक डिकम्पोजर फॉर बायोलॉजिकल डिग्रेडेशन, जिसको आप कहते हैं BOD। अब देखिए सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन, पॉइंट सोर्स, जब हमको पता होता है तो उसको पॉइंट सोर्स कहते हैं। नॉन पॉइंट सोर्स, यानी गंदा पानी यहाँ कहाँ से रहा है तो उसको पता नहीं होता, तो उसको हम कहते हैं नॉन पॉइंट सोर्स। जैसे एग्रीकल्चर रन ऑफ, स्ट्रॉम, ये सब चीज़ें। फिर वाटर जो होता है 99% जो है, इसमें 0.1% इम्प्योरिटीज, जैसे कि अगर हम बात करेंगे सस्पेंडेड सॉलिड होता है, ये कोलाइड होता है, फिर डिजोल्व वाला होता है। 0.1% इम्प्योरिटी मेक डोमेस्टिक स्वेज अनफिट फॉर ह्यूमन कंजप्शन। फिर आर्सेनिक, देखिए इफेक्ट ऑफ वेस्ट वाटर, आर्सेनिक होगा, इसके वजह से क्या होगा, ब्लैक फूड डिजीज हो जाएगा, डायरिया हो जाएगा। कैडमियम से आपका क्या हो जाएगा, इटाई डिजीज हो जाएगा। मरकरी से आपका मिनी माता बीमारी हो जाएगा। नाइट्रेट एक्सेस लेने पर ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाएगा। लेड ज़्यादा लेने से एनीमिया या हाइपर एक्टिविटी या लर्निंग डिसेबिलिटी भी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये हमारा बायोमैग्निफिकेशन, हाई कंसनट्रेटेड DT जाता है, तो बायोक्लिमेशन, बायो एक्यूमुलेशन, इंक्रीज इन द परसेंटेज ऑफ टॉक्सिक पोल्यूटेंट इन ऑर्गेनिज्म। यूट्रोफिकेशन का मतलब क्या होता है ना, कि जब मान लीजिए नेचुरल एक्सनिंग ए लेक बाय द न्यूट्रिएंट इनरिचमेंट नाइट्रोजन फॉस्फोरस ऑफ इट, जब नाइट्रोजन, जैसे मान लीजिए आप खेत वगैरह में ज़्यादा नाइट्रोजन और फॉस्फोरस यूज़ करते हैं, तो क्या होता है कि वो पानी के साथ, वर्षा पानी के साथ नदी में चली जाती है। जब नाइट्रोजन और फॉस्फोरस की मात्रा पानी में ज़्यादा हो जाता है तो वहाँ पे ग्रीन एल्गी बहुत ज़्यादा आ जाते हैं। ग्रीन एल्गी क्या करते हैं, ऑक्सीजन डिमांड को कम कर देते हैं, जिसके कारण एक्वेटिक एनिमल जो है वो उसको क्या करते हैं, वो कष्ट देते हैं। इसी को आप कहते हैं यूट्रोफिकेशन। यूट्रोफिकेशन के दरमियान बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाएगा। टेरर ऑफ बंगाल जो होता है उसको क्या कहते हैं, इचोनोडिया क्रेस्पी, ये जो है जिसको आप जलकुंभी कहते हैं, तो ये टेरर ऑफ बंगाल है। थर्मल वेस्ट वाटर हो गया, सॉलिड वेस्ट वाटर हो गया, म्यूनसिपल वाटर, फ्लैश हो गया, तो ये सब सॉलिड वेस्टेज है। डिफंक्ट शिप आर ब्रोकन डाउन इन डेवलपिंग कंट्री टू स्क्रैप मेटल, देर टॉक्सिक, ये सब डोमेस्टिक वेस्ट मटेरियल हो गया। इंसरेशन इतना पे, और पायरोलिसिस इतना पे। एरोबिक बर्निंग ऑफ कंबस्टेबल सॉलिड, एरोबिक बर्निंग, ये एरोबिक मतलब बिना ऑक्सीजन को जलाना, ये आपका कहलाता है इंसिनरेशन। पायरोलिसिस मतलब होता है बिना ऑक्सीजन के जलाना। बायोमेथिनेशन इज ए प्रोसेस बाय which biodegradable organic wastage are microbially converted into the anaerobic condition to produce, जिसको हम कहते हैं बायोमेथिनेशन। यहाँ पे हमारा हो गया इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम को किस तरह से यूज करेंगे।
कोशिश कीजिए हर चीज़ों को रिसाइकल करने का, अगर जो हो पाता है। लेड एसोसिएटेड है किससे, तो हमारा वाटर पोल्यूशन से रिलेटेड है, ठीक है। बायो फर्टिलाइज़र हो। चलिए जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, जहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आते ही आते हैं, अगर इन्वायरमेंट से आते हैं, तो वो है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग क्या हो, तो उससे पहले ये जान लीजिए कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो रिस्पॉन्सिबल गैस है या ग्रीन हाउस गैस है वो कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला इसमें सबसे ज़्यादा जो रिस्पॉन्सिबल गैस है वो है कार्बन डाइऑक्साइड, ये 60% होते हैं। फिर हमारा मिथेन होता है 20% और CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है, ये 14% होता है, और N2O जो है वो आपका 6% के आसपास होता है। तो ग्लोबल वार्मिंग होता है कि ग्लोबल वार्मिंग अगर बात करेंगे तो क्या होता है ना कि सन का जो रेडिएशन होता है वो अर्थ तक आता है, फिर ये रिटर्न रिफ्लेक्ट बैक होना चाहता है, लेकिन जो ग्रीन हाउस गैसेस होते हैं जो एटमॉस्फेयर में, वो उसको ट्रैप कर लेते हैं, जिसके कारण धरती का जो टेम्परेचर है नॉर्मल टेम्परेचर से ये टेम्परेचर बढ़ जाता है, और ये 6 डिग्री सेल्सियस के आसपास बढ़ता है, जिसके कारण जो है आपको ज़्यादा गर्मी फील होता है। ग्लोबल वार्मिंग मतलब कि ये वैश्विक तापमान हो जाता है, ठीक है, वार्मिंग हो जाता है, ठीक है, जिसके कारण आपका ग्लेशियर वगैरह ये सब पिघलने लगता है, फ्लड की समस्या और भी चीज़ें जो नेचुरल डिजास्टर है वो सब हो सकती है। अब इसके लिए रिस्पॉन्सिबल जो है उसका मेनली रीजन है CFC और CO2 और क्या है मीथेन। इससे वाटर वेपर इंक्रीज हो जाता है। एटमॉस्फेयर की बात करेंगे तो एटमॉस्फेयर इवेपरेट होने लगता है गर्मी की वजह से, ठीक है, और जिसके कारण वाटर वेपर इज ए ग्रीन हाउस गैस विच इंक्रीज एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर। तो वाटर वेपर भी एक टाइप का ग्रीन हाउस गैस होता है जो कि एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर को इंक्रीज करता है, ठीक है। मेजर ऑफ कंट्रोल ग्लोबल वार्मिंग के लिए क्या क्या करेंगे, फॉसिल फ्यूल को कम करेंगे, इफिशिएंसी एनर्जी यूजेज इफिशिएंसी को बढ़ाएंगे, ये सारी चीज़ें कंट्रोल करेंगे। बर्थ कंट्रोल मेथड टू रिड्यूस पॉपुलेशन ग्रोथ। ओजोन लेयर, तो अब देखिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि जो स्ट्रेटोस्फीयर में जो आपका ओजोन होता है उसको गुड ओजोन कहते हैं, वही अगर ट्रोपोस्फीयर में मौजूद होगा तो उसको आप बैड ओजोन कहेंगे। तो ओजोन जो है आप जानिए जो यूवी रे के कारण ओजोन के 2 मॉलिक्यूल्स ब्रेक होते हैं, फिर बाद में ये ऑक्सीजन से मिलकर आपके बना लेते हैं O3। फिर हमारा मेजरमेंट ऑफ ओजोन लेयर कौन कौन सा है, डॉप्सन यूनिट होता है, क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में है। ओजोन डिप्लीशन की बात करेंगे तो किसके कारण हो रहा है, CFC के कारण, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण होते जा रहा है, ठीक है। इसके जगह आप जो है जो आपका हाई डोज ऑफ UV रेडिएशन काउज इन्फ्लेमेशन ऑफ कॉर्निया, स्नोबाइंड एंड कंट्रैक्ट एंड कॉर्निया एब्जॉर्ब UVB। तो UV रेडिएशन भी जो है काफ़ी खतरनाक होता है और ये जो है म्यूटेशन या DNA को डैमेज करता है, इस बात का ध्यान दें। तो इफोर्ट ऑफ रिस्टोर ऑफ ओजोन लेयर, याद रखिएगा जो UVB है वो म्यूटेशन करवाता है या क्या करता है, डैमेज करता है। मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल लाया गया था ओजोन लेयर के कंडीशन में, ये मॉनिट्रियल जो है कनाडा से रिलेटेड है और ये 1989 में लाया गया था, ठीक है, और बीजिंग में 1999 में ये होता। तो मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल जो था वो कनाडा में आया था, ठीक है। वही अगर हम बात करेंगे पीलिंग ऑफ ओजोन अम्ब्रेला हुज प्रोटेक्टेड द UV रेज काउज्ड बाय द किसके कारण होगा, तो यहाँ पर CFC हो जाएगा। झूम कल्टीवेशन आप समझ ही रहे हैं कि क्लियरिंग द फॉरेस्ट लैंड बाय द कटिंग एंड बर्निंग ऑफ फॉरेस्ट ट्री द प्लांट एस इज कॉल्ड फर्टिलाइजर। डिफोरेस्टेशन हो जाएगा। तो नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 में आया था, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 में आया था, इसमें 33% फॉरेस्ट को कवर करना है प्लेन और 60% ऑफ द हिल्स। रिफोरेस्टेशन मतलब कि फिर से पेड़ लगाना। अमृता देवी बिश्नोई वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अवार्ड। चिपको आंदोलन सुंदरलाल बहुगुणा 1973। जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट यानी JFM जो है, JFM की बात करेंगे जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, इसमें जो है आपका जो लोकल कम्युनिटी होता है साथ साथ में जो गवर्नमेंट होते हैं वो दोनों मिलकर करते हैं। एसिड रेन आपको पता ही है, एसिड रेन क्या होता है, SO2 और NO2 के कारण जो है वाटर के साथ ये रिएक्ट करके H2SO4 और HNO3 गैस का निर्माण कर देते हैं। CISR नेशनल इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट नेरी की बात करें तो ये जो है इंडस्ट्रियल पोल्यूशन और ऑक्यूपेशनल डिजीज को कंट्रोल करता है। अब बात करेंगे समरीज की, तो ये समरी है जो आपको प्रिंट आउट फॉर्मेट में मिल जाएगा। और भी चीज़ें हम यहाँ पे देखते हैं। इन्वायरमेंटल स्टडी, तो यहाँ पे चीज़ें ऑलरेडी हमने आपको बता दें कि इन्वायरमेंटल स्टडी में क्या क्या करना है। या हिंदी वाले नोट्स हैं, इंग्लिश दोनों है, हिंदी में आप उसको पढ़ सकते हैं। जो भी चीज़ें मैंने अभी आपको बताया है वो सारी चीज़ों का यहाँ पे हिंदी आपको देखने को मिल जाएगा कि क्या क्या है शॉर्ट वर्ड में। अम्लीय वर्षा में क्या होता है कि सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट हो जाएगा H2O से, सल्फर H2SO4 बना लेता है, नाइट्रोजन नाइट्रिक एसिड और कार्बनिक एसिड बना देता है, जिससे pH वैल्यू 5.5 से कम हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है आपका अम्लीय वर्षा ये हो जाता है। अम्लीय वर्षा होने के कारण बहुत सारे हैं, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है और कार्बन डाइऑक्साइड है। अम्लीय वर्षा के इफेक्ट होंगे जैसे मिट्टी पर, जल पर और वनस्पति पर और मानव पर। ओजोन का परिचय ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है। O3 कैसे निर्माण होता है, ये सारी चीज़ें, ओजोन का महत्व और ओजोन क्षरण से संबंधित सिद्धांत जैसे क्लोरीन परिक्रमण, सल्फेट, ये सब चीज़ें।
फिर ओजोन संरक्षण के प्रयास में सबसे पहला जो हो गया प्रयास वो है वियना सम्मेलन 1985 में हुआ। ये प्रथम अंतर्राष्ट्रीय प्रयास था ओजोन संरक्षण के मामले में, लेकिन 1985 में सम्मेलन हुआ, लेकिन लागू हुआ 1987 में। ओजोन डिप्लेटिंग गैस पदार्थ की इसमें पहचान की गई कि किसके वजह से ओजोन डिप्लेट हो रहा है। तो सबसे पहला वियना सम्मेलन हुआ। फिर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ 1987 में ही, लेकिन लागू हुआ 1989 में, 2 साल बाद लागू हुआ। इसमें ओडीएस उत्सर्जन को चरणबद्ध तरीके से कम करने पर समझौता किया गया है, और सीएफसी को चरणबद्ध तरीके से कम करना है, जैसे 2000 तक में विकसित देश को और 2010 में विकासशील देश को। किगाली समझौता 2016 में किया गया था, यह भी ओजोन से रिलेटेड है। वियना, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और किगाली समझौता ये सब के सब ओजोन संरक्षण से रिलेटेड है, जो कि रवांडा में किगाली शहर में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के पक्षधर देशों का समझौता हुआ था। 2047 तक एचपीसी के चरणबद्ध तरीके से कमी लाने का लक्ष्य हुआ। और वायु प्रदूषण के स्रोत में आप देख सकते हैं गैसीय वायु प्रदूषक है, कणीय वायु प्रदूषण ऑलरेडी मैंने अभी आपको बताया था, जिसमें कि देखिए आपका सबसे पहला एरोसोल आता है, फिर एसपीएम, फिर क्या आता है फ्लाई एस आता है। जो एरोसोल होता है वो 1 से 10 माइक्रोन होता है, इसमें ठोस, द्रव और गैस तीनों चीज़ें आती हैं। एसपीएम की बात करें तो सस्पेंडेड पार्टिकुलेटेड मैटर होता है, इसका जो आकार होता है वो 0.1 माइक्रोमीटर होता है। पीएम अगर आपका 10 यानी ज़्यादा होगा और एक होगा कम होगा, तो उसको आप कहिएगा रिस्पेरेबल सस्पेंडेड पार्टिकुलर मैटर। फ्लाई होता है एक प्रकार का पाउडर होता है जो हवा में एक जगह से दूसरी जगह जाता है। मेनली इसका जो होता है थर्मल पावर प्लांट इसका रीजन होता है। कणीय प्रदूषक फिर स्टोमेटो को बंद कर देता है वनस्पति, इसकी वजह से गैसीय हो गया। ज्वालामुखी विस्फोट से आपको मिलता है SO2 मिलता है, CO2 मिलता है, ये सब चीज़ें। मानवीय स्रोत में CO2 का लिए जो जीवाश्म ईंधन के दहन से मिलता है, जिससे आपका ग्रीन हाउस गैस इमिशन होता है। CO एक अपूर्ण दहन से मिलता है। SO2 मोटरसाइकिल या मोटर गाड़ी से, तेल शोधक कारखाना से। NO2 जो है ये मीथेन जो आपका कोयला, दलदल, भूमियाल, चावल खानदान की खेती से यहाँ से मिलता है। CFC AC और फ्रिज से मिलता है। ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंस है, ODS है। कोयले का धुलकन के बीमारी से, कोयले के धुलकन से एंथ्रोकोसिस होता है, कोयला से एंथ्रोकोसिस होता है। और एस्बेस्टस से एस्बेस्टोसिस होता है। पार्थिनियम से अस्थमा होता है। लोहे से सिड्रोसिस होता है, सिड्रोसिस लोहे की कमी से होता है, सॉरी लोहे के धुलकन से होता है। तांबा विल्सन, कैडमियम इटाई, बेंजीन ब्लड कैंसर। गन्ना का धुलकन से बेगासिस होता है। कपास के धुलकन से क्रोनोसिस होता है। पीएच के मान के आधार पर हाइड्रोजन आयन की सांद्रता 0 से 7, उदासीन 7, 7 से 96। यूट्रिफिकेशन मैंने आपको बताया था। केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ठोस ये कार्बनिक ठोस प्रदूषक है, ठीक है। ठोस CO2 जितना ज़्यादा होगा ठोस प्रदूषणकारी उतना ही ज़्यादा होगा, ठीक है। फिर हमारा TDS होता है, जिसका मतलब होता है टोटल डिजोल्व सॉलिड, ठीक है। TDS कहा जाता है, जिसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम कार्बोनेट, क्लोराइड, ये सब चीज़ें मैंने जो वाटर की शुद्धता को मापता है। BIS का मतलब होता है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। जब जल में ठोस पदार्थ की मात्रा 0 से 500 ppm हो तो जल पीने योग्य रहता है, पार्ट पर मिलियन। WHO यदि जल में TDS 300 बहुत जल शुद्ध जल होता है, 300 से 600 ppm अच्छा जल होता है, 600 से 900 ppm चलने वाला जल होता है, TDS 900 ppm खराब जल होता है। pH मान के आधार पे, TDS के आधार पे, सॉफ्टनेस, हार्डनेस के आधार पे। तो फिर हमारा जल का स्रोत है धरातल, ये सब चीज़ें। फिर आप देखिए प्लास्टिक प्रदूषण, फिर हमारा जल प्रदूषण, फिर जलीय पानीय तंत्र का प्रभाव, आर्थिक प्रभाव, वैश्विक प्रभाव क्या क्या होगा। ग्लोबल वार्मिंग देखिए, जो आपका सकारात्मक में 15 डिग्री सेल्सियस ऊपर बढ़े ग्लोबल वार्मिंग का कारण होता है। 15 डिग्री सेल्सियस से कम होने पर ग्लोबल वार्मिंग कूलिंग का कारण होता है। ग्लोबल वार्मिंग 15 डिग्री से ज़्यादा होता है और 15 डिग्री से कम हुआ तो वो ग्लोबल कूलिंग का कारण होता है। पृथ्वी का औसत तापमान जब 15 डिग्री सेल्सियस ऊपर बढ़ जाए तो ये हमारा ग्लोबल वार्मिंग का मामला आ जाता है। फिर हमारा है कि कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, फ्लोराइड, ये सब चीज़ें, जलवाष्प, जलवायु दाब, ये सब के कारण आपका क्या होता है, ग्रीन हाउस गैस होते हैं। ये सब ग्रीन हाउस गैस के एग्जाम्पल हैं। राकल्स कार्सन ने अपनी पुस्तक द स्लेट स्प्रिंग में DDT का इफेक्ट का जवाब दिया। स्टॉकहोम सम्मेलन UNP में किया गया था 1972 में। कई आंदोलन और भी है, चिपको, एपिको आंदोलन, नर्मदा बचाओ, मैत्री, सेलेट आंदोलन, जो संरक्षण में बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय संस्था हैं जो पर्यावरण संरक्षण से रिलेटेड बनाए गए हैं, जैसे UNFCCC, IPCC, UNEP, ये सब चीज़ें। स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 में स्वीडन में हुआ था, जिसमें UNP अस्तित्व में आया था। याद रखिए, सबसे पहला जो पर्यावरण संरक्षण किया गया था स्टॉकहोम में किया गया था 1972 में, ठीक है।
यूएनईपी सबसे पहले इसमें आया था। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। फिर प्रथम शिखर सम्मेलन 1992 में रियो डी जेनेरी ब्राजील में हुआ था। फिर दूसरा शिखर सम्मेलन जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। रियो 20 समिट जो है वो रियो डी जेनेरी में होता है। क्योटो प्रोटोकॉल जापान के क्योटो में हुआ था। पहला चरण 5 से 12, दूसरा चरण 13 से 19। देशों का वर्गीकरण एनेक्स 1, एनेक्स 2 और नॉन एनेक्स। कार्बन व्यापार, CO2 का आदान प्रदान। UNFCCC का सम्मेलन 21 मार्च 1994 को हुआ। बर्लिन सम्मेलन जर्मनी, क्योटो जापान, बाली इंडोनेशिया, कोपेनहेगन डेनमार्क, कैनकून मेक्सिको, डरबर दक्षिण अफ्रीका, दोहा ये हो गया। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। पेरिस जो जलवायु वार्ता है COP21 2015। CO2 उत्सर्जन में 50% भागीदारी, 25 इसमें कंट्री जो है कन्वेंशन पे साइन किए थे। 2 अक्टूबर को भारत ने भी इस पर हस्ताक्षर किया था। फिर ISA हो गया, ग्रीन क्लाइमेट फंड, ये सारी चीज़ें जो है के लिए इम्पोर्टेंट है। तो कोप याद रख लीजिएगा। और आपका जो है इन्वायरमेंट एक्ट 1986 और एयर पोल्यूशन जो है एक्ट प्रिवेंशन एक्ट जो है 1981 में आया था। तो ये क्वेश्चन तो फिक्स है कि आएगा ही आएगा। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।